अरे यार बोला तो करो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मोदी जी की सलाह पे हमने भी मास्क लगा रखा था, बट राइट नाउ नॉट रिक्वायर्ड। तो एक तो थोड़ी देर बाद इस लिंक को दोबारा चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो पे हम लोग जो है सेकंड वाला असाइनमेंट आज अपलोड करेंगे। अभी नहीं किया है, बाद में करेंगे। ऑलराइट, लेक्चर ख़त्म होने के बाद, डिपेंड्स ऑन लेक्चर। ऑलराइट, और जितना आप मजाक कर रहे हैं मास्क और ये सब, इसकी वजह लाइक ही कर दीजिए और शेयर वेयर कर दीजिए वीडियो कुछ अपने दोस्तों के साथ में। ऑलराइट, उनको भी मालूम पड़े फिज़िक्स में क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। ऑलराइट, तो लास्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम थी वहीं से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट, लास्ट प्रॉब्लम क्या थी बच्चे लोग, वहीं से शुरू करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ ऑलराइट कि फोर्स बनाते हुए हमको ये नहीं सोचना है कि फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है। मतलब कि सेकंड लॉ लगाने की कहानी अलग है और सेकंड लॉ को लगाकर आगे क्या होना है, ऑलराइट, वो सब एक पार्ट है। लेकिन उसके पहले वाला एक पार्ट होता है विच इज बेसिकली क्या करना है पहले पार्ट के अंदर, फोर्सेस बनाने, एफबीडी। और वो बनाते हुए ये नहीं सोचना इसकी वैल्यू वो आ जाएगी तो अपन एफबीडी गलत कर देते, नहीं। एफबीडी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अपना दिमाग कह रहा है सेकंड लॉ में कुछ और आने वाला है। ऑलराइट, हो सकता है अपना दिमाग गलत बता रहा हो। लेट न्यूटन वर्क ऑन इट, न्यूटन के लॉ लगाएंगे, फिर देखेंगे फोर्स की वैल्यू क्या आती है। ऑलराइट, तो और ये फिजिक्स सिखाने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फिजिक्स सीखने के लिए कि अननोन से नहीं घबराना है। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक लेक्चर और मैं अपलोड करके डालूं अबाउट जेई की फिलॉसफी एंड जेई की प्रिपरेशन, और कैसे हम लोग न्यूक्लियस के अंदर उस फिलॉसफी को बच्चों को समझाते कंपेयर टू जो प्रचलित फिलॉसफी है आईआईटी जेई की प्रिपरेशन की। ऑलराइट, तो उस पर भी हो सकते हैं कि हम एक आध वीडियो अभी अपलोड करेंगे। ऑलराइट, तो पिछली क्लास में जो सवाल लिया था वहां से शुरू कर रहा हूं मैं। यही था सवाल। ऑलराइट, नाउ तो हमने कहा था इस एम का एफबीडी बनाना है। तो हमारे सामने तीन ऑप्शन आए थे। हो सकता है आगे पीछे हो गए तो आप दोबारा से बना लीजिएगा, या आप चाहें तो मैं नाम उल्टे पुल्टे कर देता हूं, एज यू विश। ऑलराइट, तो हमने आंसर ये दिया था, सवाल ये था कि किसने कौन सा एफबीडी बनाया होगा। क्वेश्चन वाज किसने कौन सा एफबीडी बनाया होगा, एंड आंसर वाज कि सभी ने पी बनाया होगा। ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी सिर्फ पी बनाया होगा, यह आंसर था। अब हम इसके डिटेल में जानना चाहते हैं कि यह आंसर क्यों है। ऑलराइट, ए बी सी सब ने पी बनाया होगा। तो एक पार्ट ऑफ आंसर मैं पिछली क्लास में दे चुका हूं, एंड दैट पार्ट ऑफ आंसर वाज, क्या था पहला पार्ट ऑफ आंसर, कि चूंकि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ऑलराइट, तो सब लोग अलग अलग एफबीडी बनाए ऐसा संभव नहीं है, सबने सेम फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स कभी भी ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करता। जैसा हमने प्रूव किया था, सेकंड या थर्ड लेक्चर आप जाके दोबारा सुन सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा ये प्रूफ कि फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। मतलब कि ऑब्जर्वर चेंज होने से फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती।
फोर्स की वैल्यू ऑब्जर्वर चेंज करने से चेंज नहीं हो सकती, ये प्रूफ आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो सब लोग अलग अलग फोर्स बोले ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बातचीत हम कर चुके हैं। ऑलराइट, हाँ बिल्कुल सही लिखा शुभम चौधरी जी आपने, हालांकि यहाँ लिखने की बजाय अपनी कॉपी में लिखेंगे तो अब से 2 साल बाद जब इसकी जरूरत पड़ेगी जेईई के एग्जाम से पहले तो ज़्यादा फायदा होगा। ऑलराइट, तो बढ़े आगे। जहां पर मैं आज बात करना चाहता हूं, एक बच्चे ने पूछा भी था, बच्चा या बच्ची थी, एक बच्चे या बच्ची ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि सर फिर ये एमए क्या है, व्हाट इज एमए। बहुत अच्छा सवाल है कि एमए क्या है। ऑलराइट, इस सवाल का जवाब देने के लिए, ऑलराइट, जैसा आप तक जो लोग रेगुलरली मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं उनको ये धीरे धीरे समझ में आने लग गई होगी बात कि मेरे पास जब मैं जवाब देता हूं तो मैं बिल्कुल पीछे तक जाके बहुत फंडामेंटल तक कनेक्ट करके जवाब देना पसंद करता हूं। ऑलराइट, कि मतलब हम लोग हर चीज सीख सके उस सवाल के पीछे और वो जवाब पूरा अच्छी तरह से अंदर चला जाए। ऑलराइट, तो सवाल था एमए क्या है, मैं इसका जवाब देना शुरू कर रहा हूं। इसके लिए एक चीज जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी वो मैथ्स और फिजिक्स का रिलेशन। राइट, रिलेशनशिप बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स। इनफैक्ट शशांक में एक लिंक दूंगा, वो इसमें डाल दीजिएगा। ऑलराइट, उसके अंदर मैथ्स और फिजिक्स के बारे में मेरे फेवरेट टीचर, ऑलराइट, वर्ल्ड के बेस्ट फिजिक्स के टीचर रिचर्ड फेनमैन ने कुछ बोला है जो मैं समझाना भी चाहूँगा। ऑलराइट, तो रिचर्ड फेनमैन क्या कहते हैं मैथ्स और फिजिक्स को लेके। I would like to make a number of remarks on the relation of mathematics and physics, which are a little more general. The first is that the mathematicians only are dealing with the structure of the reasoning, and they do not really care about what they're talking. They don't even need to know what they're talking about, or as they themselves say, or whether what they say is true. Now, I explain that. So, what great Richard Feynman is saying is this, कि mathematicians do not need to even know about what they are talking about. Alright? Mathematicians को जानने की भी जरूरत नहीं है कि वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो उस बात का मतलब क्या है, जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उनका मतलब क्या है। मैं लिंक डालूंगा, आप लेक्चर के बाद या जब भी होमवर्क हो वो लिंक भी होगा, जरूर सुनिएगा। मेरा फेवरेट वीडियो कई बार सुना हुआ है मैंने। ऑलराइट, कि मैथ्स और फिजिक्स में चलता क्या अंतर, ये समझाते हैं इस वीडियो, छोटा सा पार्ट है। ऑलराइट, तो फिलहाल मैं इधर आता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैथ्स में अपन ने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x, मैथमेटिशियंस विल नॉट बी बॉदर्ड कि आपका y यहां पर किस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, x किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकली ये क्या है क्या नहीं है। मैथ्स इन सब बाउंडेशन से फ्री है, क्योंकि वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो वर्ड्स है। उन वर्ड का क्या मतलब है ये समझना मैथ्स का काम बिल्कुल नहीं है। मैथ्स ने जब एक बोल दिया y इक्वल टू 3x, तो बस इसका मतलब ये है कि जहां पे भी y आए मैं 3x सोच सकता हूं, जहां पे x आए मैं y/3 सोच सकता हूं। ये सब चीजें मैं कर सकता हूं, लेकिन y और x खुद क्या है? क्या ये मास होंगे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्या ये एक्सेलरेशन होगा तो चलेगा? चलेगा। टेम्परेचर तो चलेगा? चलेगा। आप यहां पे कुछ भी रख दीजिए, मैथ्स डज नॉट बॉदर अबाउट इट। तो मैथ्स में जब हम लोग इक्वल टू लिखते हैं तो उस इक्वल टू का मतलब होता है ये दोनों क्वांटिटीज इन एवरी सेंस ऑफ टर्म आर इक्वल एंड इक्विवेलेंट एज फार एज मैथमेटिकल लॉजिक इज कंसर्न्ड। गलती ये होती है कि जब हम ये साइन फिजिक्स में लेके आते हैं इज इक्वल टू का, तो हम वही मैथमेटिकल ब्रेन भी साथ में लगा देते हैं कि
जैसा मैथ्स में इक्वल टू का मतलब होता है वैसा ही फिजिक्स में भी होता होगा। इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि सर चूंकि F इज इक्वल टू ma है तो इसका मतलब ma इज फोर्स। बिल्कुल नहीं, ma इज नॉट फोर्स, ma इज नॉट फोर्स। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ये इक्वल है ना, हाँ इक्वल है, लेकिन ये इक्वल मैथ्स के हिसाब से, एज इन वैल्यू के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से ये इक्वल नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से ये इक्वल नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैथमेटिकली मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि A इज सिमिलर टू B, A इज सिमिलर टू B। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं B इज सिमिलर टू A? यस, मैं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। A B जैसा है तो B A जैसा है। ऑलराइट, यदि आप लोग पेशेंटली नहीं सुनेंगे पूर्वा और बीच बीच में लिखते जाएंगे तो आपको पेशेंटली समझ में नहीं आएगा। आदित्य का डाउट बहुत अच्छा डाउट है। ये डाउट मुझसे बरसों पहले किसी ने पूछा था, करीब 21 साल 18-19 साल पहले भी पूछा था। देन व्हाई mg इज अ फोर्स? आई विल आंसर दिस क्वेश्चन आदित्य। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आस्किंग सच ब्यूटिफुल डाउट। करीब 17-18 साल बाद ये डाउट मेरे सामने आ रहा है। ऑलराइट, ये नहीं बताऊंगा जिस बच्चे ने पूछा था उसकी रैंक क्या आई थी। बहुत अच्छी रैंक आई थी, लेकिन क्या आई थी ये नहीं बताऊंगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर आस्किंग डाउट, बट प्लीज कंसंट्रेट नाउ, चैट बंद करके, ऑन व्हाट आई एम सेइंग। सो व्हेन आई से A इज सेम एज B या A B जैसा है तो B हम कह सकते हैं A जैसा है। बिल्कुल सही बात है, मैथमेटिकली दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इसकी बजाय मैं ये बोलूं कि मैं अपने पापा जैसा दिखता हूं, आई लुक लाइक माई फादर, बोले ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई स्टार्ट सेइंग माई फादर लुक्स लाइक मी, मैथमेटिकली इट इज इक्विवेलेंट, but it is a nonsense statement to say my father looks like me. It is logically nonsense. Mathematically it is equivalent of my saying I look like my father. प्लीज समझिएगा मेरी बात को। ऑलराइट, बातें तो सेम ही है। A looks like B, B looks like A. A और B को जैसे मैंने फादर और सन से रिप्लेस किया, only one way it becomes correct, other way it becomes wrong. Alright? तो यहां पर ये समझिए, जब हम यहां पे ये इक्वल टू लिख रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जब हम इक्वल टू लिखते हैं तो वहां पर वो सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहा है कि इस ma की वैल्यू इस F के बराबर आ जाएगी या नेट फोर्स के बराबर आ जाएगी। वो सिर्फ इतना सा कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि ये मैथमेटिकली एक दूसरे से एक्सचेंज किए जा सकते हैं, मतलब कि ma भी एक टाइप का फोर्स है, ये नहीं कह रहा है। फिजिक्स में जब हम इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि भैया सिर्फ वैल्यू के बारे में सोचें, ये ना सोचें कि ये एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं। इसीलिए फिजिक्स की इक्वेशंस आर नॉट सेम एज मैथमेटिकल इक्वेशंस। ऑलराइट, दे आर नॉट सेम एज मैथमेटिकल इक्वेशंस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिकल इक्वेशंस। क्यों? जब मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन जब आप फिजिक्स में इक्वल टू यूज करते हैं तो वो एक लिमिटेड इक्वल टू होता है, इन द सेंस कि उस इक्वल टू का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती हैं, बट दे आर नॉट सेम क्वांटिटीज। ऑलराइट, जैसे कि ये कॉज है, ये अफेक्ट है। ऑलराइट, तो ये मैंने अभी तक समझाया है। वो mg जो आदित्य वेवो ने जो पूछा था उसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद में आदित्य के सवाल का मैं जरूर जवाब दूंगा। ऑलराइट, सृष्टि गुंजन बिल्कुल सही लिखा है आपने, न्यूमेरिकली इक्वल। इफ ma इज इक्वल, ma इज यूज्ड ओनली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f, यस मोर और लेस, बट ज्यादा अच्छा सृष्टि ने लिखा है कि न्यूमेरिकली इक्वल है क्वांटिटीज, ये एक दूसरे से इंटरचेंजेबल नहीं है। ओके, तो फिजिक्स और मैथमेटिशियंस में अंतर यही है, फिजिसिस्ट नो अबाउट द क्वांटिटीज दे आर टॉकिंग अबाउट एंड मैथमेटिशियंस डोंट नीड टू नो एंड हेंस दे डोंट नो कि वो जो लिख रहे हैं वो क्वांटिटीज का क्या अर्थ है। मैं डाउट्स के लिए वेट कर रहा हूँ, चैटिंग पे कोई डाउट लिखे तो
सिवाय आदित्य के डाउट की, वो मैं अगला डाउट खुद लूंगा। Why we need to define every quantity in world, Tanishq? We just don't define, and if you want to write, you can write acceleration is effect of force. हर क्वांटिटी को डिफाइन करना जरूरी नहीं है कि हमने दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ क्या बना। ऐसे थोड़ी होता है कि मान लीजिए मैंने दो चीजों को मिक्स कर दिया, कोई भी खाने की दो चीजें, बोला बताओ आप नई चीज जो बनी उसका नाम बताओ, ऐसे नहीं होता। राइट, आपने आलू की सब्जी ली, उसके अंदर खीर मिला दी, बोला बताओ क्या बना, अरे कुछ नहीं बना भाई। देन वाई वेट इज कंसिडर्ड फोर्स एज इट इज ऑलवेज, मैं दे रहा हूं इसका जवाब, मैं कह चुका हूं। वाई वी यूज एम ए टू फाइंड फोर्स, बिकॉज इट इज लॉ गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने लॉ दिया, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि एम ए इज फोर्स है। राइट, मैंने जवाब दे दिया कि हमको एम ए डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज अफेक्ट ऑफ फोर्स इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ओके, एक्सेलरेशन इज अफेक्ट ऑफ फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम, हम ये कह सकते हैं। व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ फोर्स में समझा चुका हूं मिस्टर पंकज कुमार, पीछे के वीडियोस जाके देखिए। अगर हमें इक्वेशन को प्रूव ना हो तो यस, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा डाउट पूछा शिफा ने कि मान लीजिए कोई मुझे फोर्स दे दे और मास दे दे और पूछो एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। यस, यू हैव टू सॉल्व इट लाइक अ प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन। आप सॉल्व कर लीजिए, आप फोर्स की वैल्यू पुट करिए, मास की वैल्यू पुट करिए और निकाल लीजिए एक्सेलरेशन। या किसी ने हमें मास और एक्सेलरेशन दे दिया तो मैं यूज करके फोर्स निकाल सकता हूं। मैथमेटिकली वी कैन सॉल्व इट, लेकिन सोच क्लियर रखना जरूरी है कि एम ए कोई फोर्स नहीं है, एम ए इज नॉट अ फोर्स। ये सोच दिमाग में क्लियर रखना बेहद जरूरी है। राइट, मैं समझा चुका हूं व्हाट इज फोर्स, प्लीज गो एंड लुक, पीछे के लेक्चर नहीं देखे। ऑलराइट, मैं मिटा देता हूं और कोई मुझे अभी तक ऐसे डाउट मिले नहीं। ऑलराइट, ये कुछ बच्चे हैं, ये n इजिकल टू एम जी के पीछे पड़े हुए हैं। n इजिकल टू एम जी नहीं आया था मिस्टर यश बाबेल, पिछले नोट्स देखिए। n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 आया था बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, और इसको सॉल्व करने पे n का वैल्यू एम जी के बराबर आया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू इस प्रॉब्लम में mg के बराबर आई है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे से एक्सचेंज किए जा सकते हैं। ये बात मैं पिछली क्लास में समझा चुका हूं, बट फिर भी मैंने एक बार और समझा दिया यश। और राइट, कि हमने इस इक्वेशन को लिखा, सॉल्व किया, इससे आ गया, इससे हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। ओके, अब जो मुझसे आदित्य वीवो ने सवाल पूछा था कि जब एम ए फोर्स नहीं होता तो हम mg को एज अ फोर्स क्यों बना देते हैं? हालांकि मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं, इसीलिए मैंने उस दिन जब पहली बार mg बनाया था तब मैंने क्या कहा था कि g को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना सोचे। क्या बोला था मैं बोला था ना इसको gme बाय आर स्क्वायर सोचे। इसी दिन के लिए बोला था आदित्य, यदि आप पिछला लेक्चर याद होता तो आपको समझ में आ गया होता कि मैं क्यों उस दिन बोला था कि g को एक्सीलरेशन सोचने से ज्यादा अच्छा है कि हम gme बाय आर ई स्क्वायर सोचे। तो जब हम इसको जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर सोचेंगे तो ये थॉट ही नहीं आएगा कि एम जी में एम ए एक फोर्स है। ये जी एक्सेलरेशन नहीं है, ये तीन वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल, हमने तीन कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट लिख दिया आदित्य। इस ऐसे सोचेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑलराइट, तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द रिलेवेंट डाउट्स। ऋषिकेश कुमार यादव, न्यूटन का लॉ है बेटा, इसका लॉजिक देने की क्षमता मेरे पास नहीं है। आई हैव नो कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग कि ये कैसे आया होगा। यदि होती तो दुनिया अमित गुप्ता के लॉ पढ़ रहे होती, और राइट, और न्यूटन अमित गुप्ता के लॉ पढ़ा रहा होता रादर देन न्यूटन के लॉ अमित गुप्ता पढ़ा रहा है। राइट, न्यूटन के लॉ अमित गुप्ता पढ़ा रहा है तो इसका मतलब न्यूटन के लॉ का लॉजिक मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है। ओके, yes, it means it does not match. cause होता है अलग, effect होता है अलग, they are two different properties. all right, आप पापा जैसे दिखते पर आप पापा थोड़ी हैं, वैसी बात। yes, g is called accelerated due to gravity because of units and for other reasons जो हम लोग काइनेमेटिक्स में समझ लेंगे। so let's continue with this question. यहां पर हमने ma बनाया था which cannot be a force, that's why it is wrong. यहां पर ma बनाया था, that's why this cannot be correct free body diagram. so the only possible correct free body diagram is this. ये वाला क्यों सही है? क्योंकि कांटेक्ट की वजह से एक पुश लग रहा है
ऑलराइट, कॉन्टैक्ट की वजह से एक पुश लग रहा है नॉर्मल, और एक अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है। अब यहाँ पे लोग सोचना चाहेंगे कि सर फिर इसका एक्सेलरेशन कैसे आया। अगेन ये काम हमारा नहीं है, ये काम है न्यूटन की इक्वेशंस का। यदि न्यूटन के लॉ हम ही अपने दिमाग में लगा सकते हैं तो फिर न्यूटन को इतना क्यों नाम ले, फिर न्यूटन के लॉ क्यों बोले, खुद की लॉ बना ले, खुद ही लगा ले। तो हम आधे न्यूटन के लॉ दिमाग में लगाते हैं, आधे कागज पे। ऐसा कतई ना करें, आप तो फोर्स पकड़ के चले कि जो इस ब्लॉक पे, इस आदमी पे फोर्स लग रहा होगा वो होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि वो जमीन पे खड़ा था उसकी पुश की वजह से, और अर्थ का अट्रैक्शन। आप बोलेंगे सर, फिर से बोलेंगे सर एक्सेलरेशन कहाँ से आया, जवाब मिलेगा, लेकिन when we write Newton's second law. So let's write Newton's second law assuming upward direction to be positive. Alright. Upward direction को पॉजिटिव मानते हुए मैं यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लिखने जा रहा हूँ। किस ऑब्जर्वर ने कौन सी इक्वेशन लिखी होगी, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, कौन सी इक्वेशन सही होगी। किस ऑब्जर्वर ने कौन सी इक्वेशन लिखी होगी और कौन सी इक्वेशन सही होगी। सिर्फ क्यू लिखने से नहीं चलेगा, यू शुड राइट समथिंग लाइक दिस कि ए ने ये, बी ने ये, सी ने ये, ऐसे। अंकित आनंद, अंकन आनंद, वी हैव आंसर्ड दीज इन प्रीवियस लेक्चर्स। आपने शायद पहले के लेक्चर नहीं सुने, पूरा प्लेलिस्ट है, पूरा सुनिए शुरू से, समझ में आएगा। इनफैक्ट और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओ, पद्माक्ष हैज पॉइंटेड आउट अ मिस्टेक आई हैव डन। थैंक यू पद्माक्ष, एमए लिखना भूल गए हम। somebody is paying attention. Good Padmaksh. किसने कौन सी इक्वेशन लिखी होगी। पहला सवाल था किसने कौन सा एफबीडी बनाया होगा, उसका आंसर था एफबीडी तो ए बी सी सबको यही वाला बनाना पड़ेगा। अब सवाल है, ये तीन इक्वेशंस लिखी है, किसने कौन सी इक्वेशन लिखी होंगी। सारे लिखने, कई लोग बी का पी और बी का क्यू आधे अधूरे लिख रहे हैं, वो नहीं चलेगा। Okay, here we go. Yes, P and R same equations. So these are the equations जो इन्होंने लिखी होगी। Now my next question, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है और क्यों। कौन सही है और कौन गलत है और क्यों। कौन सही, कौन गलत और क्यों। आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या तीनों ने अपने अपने जो भी लिखा है सब सही लिखा है। कौन सही होगा और क्यों सही होगा।
गलत आंसर है मिस्टर सोहन। प्रशांत कुमार को सीखना नहीं सिखाना है, वो सूडो फोर्स सिखाएंगे हमको। जो पढ़ाया उसमें से जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। ऑलराइट, हियर वी गो। Q is wrong. Why Q is wrong? Alright, anyone? Q क्यों गलत है और B और C क्यों सही है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं लोग। A is a non-inertial observer, hence Newton's second law is not valid for his observations. A is a non-inertial observer, hence Newton's second law is not valid for whatever he observes. Whereas B अर्थ पे खड़ा हुआ है तो he is an inertial observer. कितना एक्सेलरेशन है इसका B का? 0 एक्सेलरेशन है B का। ऑलराइट, C का भी एक्सेलरेशन 0 है, चल रहा है, से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो कितना एक्सेलरेशन है C का अर्थ के रिस्पेक्ट में? 0। तो इक्विवेलेंटली तो ये भी एक इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया। क्यों हो गया इनर्शियल ऑब्जर्वर? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन वही है जो अर्थ पे खड़े हुए किसी का होता। तो यदि इसका एक्सेलरेशन वही है जो अर्थ पे खड़े हुए किसी इंसान का होता, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वैसा ही है as far as acceleration is concerned. As far as acceleration is concerned, ये भी वैसा ही है जैसा B है, hence he is a inertial observer. Alright? अब यदि हम इनको सॉल्व कर लें, दोनों एक ही इक्वेशंस है, तो n की वैल्यू आ जाती है mg प्लस ma। इसका मतलब जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा पैरों पे, वो वेट से ज्यादा लग रहा होगा, विच कैन एक्सप्लेन कि m ऊपर एक्सेलरेट क्यों हो रहा है। ऑलराइट, और जो वेइंग मशीन होगी, कोई पूछ ले जरा बताइए वेइंग मशीन ने कितना वेट नापा होगा? तो देखिएगा इस आदमी का एफबीडी में ये नॉर्मल जो लग रहा है, यही नॉर्मल का थर्ड लो पेयर वेइंग मशीन पे भी होगा। और भी फोर्सेस होंगे पर हमको और फोर्सेस से मतलब नहीं है, तो वेइंग मशीन पे नॉर्मल लग रहा होगा। तो वेइंग मशीन क्या नापेगी? एक फोर्स जो कि इसके वेट के बराबर तो नहीं आया ना, कुछ और आ गया। ऑलराइट, तो कुछ और फोर्स आ गया, तो इतना फोर्स वेइंग मशीन एज ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या वेट के बराबर नाप रही होगी। जो लोग सुनने की बजाय अभी तक डाउट लिख रहे थे, मैं सॉरी वो डाउट्स नहीं लूँगा, क्योंकि मैं कह चुका हूँ मैं डाउट्स तभी लूँगा जब मैं बोलूँ। जब तक आपको कॉपी पे लिखना होता है तब भी आप लोग चैटिंग पे लिख रहे होते हैं, इससे जेई की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इज ओबीडियंस। ऑलराइट बच्चों, विदाउट ओबीडियंस यू विल लर्न नथिंग इन लाइफ। ऑलराइट, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो जाएं, कितना भी आप जगह जगह से ज्ञान प्राप्त कर ले, विदाउट बीइंग ओबीडियंट यू विल नॉट लर्न, एंड यू आर बीइंग डिसओबीडियंट बाय राइटिंग कंटिन्यूसली ऑन द चैट रादर देन कॉपीइंग इट ऑन योर notebooks. That is very poor application from your side of instructions. So anyway, it's your choice. So जो भी बच्चे ओबीडियंट थे, यदि अभी तक लिख चुके हो तो अब आप डाउट पूछेंगे, तो अब जो चैट पे डाउट्स आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। So please explain again how n is equal to mg plus ma. Just we have solved this equation. We have just solved this equation. Nothing best. Sir, but inertial observer will see acceleration of object 0, not his own. Inertial observer की आप यदि फर्स्ट लो वाली डेफिनेशन लगाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, आप वो मत लगाइए। इनर्शियल ऑब्जर्वर की मैंने एक वर्किंग डेफिनेशन दी थी कि अर्थ होती है अंडर 2 कंडीशंस, वो लगाइए। मैंने साफ साफ कहा था वो जो पहली वाली कंडीशन है फर्स्ट लो वाली, दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्लाई और लर्न राइट नाउ। यदि कभी आप आगे
अपन कंटिन्यू करते रहेंगे और आप, मुझे लगा आप समझ पाएंगे, तो मैं आपको फर्स्ट वाली डेफिनेशन में और क्या प्रॉब्लम से ये समझाऊंगा। तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन वाली वो देती वही है फर्स्ट लॉ डेफिनेशन, लेकिन सही तरीका लगाने का जो वर्किंग डेफिनेशन है वो है, आर वी सपोज टू ड्रॉ एक्सेलरेशन इन एफबीडी और नॉट। हम मिस्टर पद्माश खंडेलवाल कोई स्कूल में तो अपन को जाके करना नहीं है, ये अपनी सहायता के लिए अपन बगल में बना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ना बनाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। सो डोंट वरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे तो बना ले एक्सेलरेशन चाहे ना बनाए। सर सी तो अर्थ की सरफेस पे थोड़ी ना है। हाँ सर, अर्थ की सरफेस पे नहीं है, पर जो लिफ्ट होती है वो कनेक्टेड तो अर्थ की सरफेस से ही है, तो इट इज हैविंग सेम बिहेवियर एज अर्थ, अनलेस वो लिफ्ट यहाँ से मून जा रही हो और आधे रास्ते पहुंच गई हो। सर वाई ए इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम? ए इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हमने इनर्शियल फ्रेम में क्या बोला था? अर्थ की सरफेस। तो अर्थ की सरफेस में क्या खास बात है कि उसका एक्सेलरेशन इज जीरो, सो उसका एक्सेलरेशन इज जीरो, हेंस वी गेट बी एज इनर्शियल फ्रेम। और चूंकि बी है तो सी का भी एक्सेलरेशन वैसा ही है जैसा बी का है, तो बी और सी दोनों बिकम्स इनर्शियल ऑब्जर्वर। सर वेयर n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, ये लिखा था n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए बाय न्यूटन सेकेंड लो बेटा। मोनिका सक्सेना वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा सुन लीजिए, आ जाएगा समझ में। हाउ n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए? रोहन चौधरी, ये जो इक्वेशन लिखी है दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स यदि अपन ने ऊपर की तरफ प्लस मान के लिखा तो n ऊपर mg नीचे n माइनस एम जी इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ऊपर प्लस माना था इज इक्वल टू एम ए, हेंस वी गेट दिस। वैल्यू ऑफ द वेइंग मशीन वो मैं अभी दोबारा ले लेता हूँ, पहले डाउट्स देख लेता हूँ। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर लिफ्ट देन ऑन द अर्थ इफ इट इज मूविंग अप। इट इज नॉट वेट, इट इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेट, वो ज़्यादा आएगा। यस, वेट इज अ वेरी ओपन टर्मिनोलॉजी इन फिजिक्स। मैकेनिक्स में अनफॉर्चुनेटली जो वेट टर्म है वो बहुत खुल के अलग अलग जगह यूज़ होती है। सो इसको अपन, मैं बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन पे वेट की जाता नहीं हूँ, क्योंकि फिजिक्स में डेफिनेशन देने वाली कोई संस्था भी नहीं है, राइट। n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए का मीनिंग क्या है अभी आ जाएगा। b का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो जीरो है, पर c का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू जीरो नहीं है। c का एक्सेलरेशन अर्थ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जीरो ही है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन ही होता है। मशीन भी तो कांटेक्ट फोर्स लगा रही होगी, ये नॉर्मल फोर्स और क्या है बच्चे? ये आदमी जो जमीन पे खड़ा था, मशीन पे खड़ा था, उसी का तो कांटेक्ट फोर्स बना है n। और व्हाट इज n? n is the force applied by machine on the person. A is moving with constant acceleration. Yeah, it may be constant or variable, I don't know. हमने A लिखा, it may be a variable, how does it matter? Constant है या variable है, पर अर्थ के रिस्पेक्ट में तो है ना, तो इसका मतलब it's a non-inertial frame. So what is a non-inertial frame? Whatever is accelerating with respect to earth, प्रैक्टिकली दैट वुड बी नॉन इनर्शियल। जो भी इनर्शियल नहीं है वो नॉन इनर्शियल होगा। इनर्शियल क्या है प्रैक्टिकली? अर्थ का सरफेस। सृष्टि सेकंड वाला डायग्राम, हाँ आई विल एक्सप्लेन दिस, अदर डाउट्स आर ओवर देन आई विल एक्सप्लेन दिस। n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए तक मैं आ जाऊंगा अभी। फॉर a इज इक्वल टू जीरो देन यस, वो गधे वाला सवाल हो जाएगा पूर्वा जी। a इज इक्वल टू जीरो मतलब पिछला वाला सवाल जहां पे गधे के ऊपर एक आदमी और आदमी पे वजन रखा था। Yes, Nitin Bisht, n minus mg is net force acting on the body which is equal to ma by if conditions of second law are followed. Very good Nitin Bisht. n minus mg is net force acting on body which is equal to ma if acceleration is observed from inertial reference frame. ये और लिख दीजिए, परफेक्ट हो जाएगा काम। B and C are wrong, sir. It is not inertial frame. चलिए, आपका अपना ओपिनियन है which is different from physics. Alright, so how did we reach to this? ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आदमी पे किसने लगाया? वेइंग मशीन ने पुश किया। तो बाय थर्ड लॉ वेइंग मशीन भी इसको पुश कर रही होगी। वेइंग मशीन को इसने पुश की, वेइंग मशीन ने इसको पुश किया, तो ये आदमी वेइंग मशीन को पुश कर रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से। तो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमने यहाँ बना दिया वेइंग मशीन पे, और इस नॉर्मल की वैल्यू हमने निकाली, तो वो देख सकते हैं आप, इतनी आ रही है। तो ये वही फोर्स है जो एक्चुअली वेइंग मशीन ने मेजर किया। तो वेइंग मशीन जो फोर्स मेजर करती है
नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वो ये रहा, विच इज mg प्लस ma। वेइंग मशीन जो फोर्स ऑब्जर्व करती है, जो उसकी वैल्यू आती है, वो वेट नहीं होता, वो क्या होता है, उस पर लग रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। आप खुद सोच के देखिए, ये एक वेइंग मशीन है, यदि मैं इसके बगल में खड़ा हो जाऊं, ऑलराइट, तो ये कुछ वैल्यू दिखाएगी क्या? नहीं दिखाएगी। क्या आप पे अभी वेट एंड फोर्स नहीं लग रहा अर्थ का? लग रहा है। कब दिखाती है? जब आप इस पे जाके खड़े होते हैं। तब क्यों दिखाती है? तब इसलिए दिखाती है क्योंकि वो वेट नहीं लगता इस पे, क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। गो बैक अगेन, जो पिछली क्लास का एग्जाम्पल था गधे वाला, वो ले देखिए, समझ में आ जाएगी बात। और कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। अब पूछिए डाउट्स, मैंने जवाब दे दिया। हमको बेटा दुनिया में, देवांश उपाध्याय, दुनिया पे हर बॉडी के फोर्स की चिंता नहीं करनी है। सर फिर एलिवेटर किस पे फोर्स लगा रही है? लगा रही होगी बेटा, एलिवेटर उस पे लगा रही है जिससे इसको बांध रखा है, और ये वेइंग मशीन पे फोर्स लगा रही होगी, ये वेइंग मशीन के नीचे की सरफेस पर। तो सारी अलग अलग कहानी है। जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो क्या होगा बेटा, आपके होमवर्क में आया जाएगा सवाल, जब आप अटेम्प्ट करिएगा फिर गलत हो जाएगा तो मैं सिखाऊंगा। सारे क्वेश्चंस ऊपर के लिए भी मैं ही करूं, नीचे के लिए मैं ही करूं, तो आप कब सीखेंगे? n इजिकल टू मास, n इजिकल टू मास कहाँ से आ रहा है? n इजिकल टू mg प्लस ma के बराबर आ रही है, वो भी उसकी वैल्यू आ रही है बराबर। ऑलराइट, उज्जवल प्रसाद के सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। ऑलराइट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उज्जवल प्रसाद का। इन्होंने क्या पूछा है? वेइंग मशीन शोज वेट और मास एस 64 किलोग्राम। ऑलराइट, ओके, सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट। ओके, तो उज्जवल प्रसाद जी ने, मुझे लगता है, नाराज होके पहले नीचे वाला अंगूठा कर दिया था। अब मैंने इनके डाउट का जवाब दे रहा हूँ तो एक डाउन वाला कम हो गया अंगूठा। ऑलराइट, तो ऐसे मत करिए। ऑलराइट, जवाब मैं दे दूंगा पर ऐसे डाउन वाले अंगूठे मत करा करिए, क्योंकि एक आध जवाब नहीं दिया तो। ऑलराइट, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, एक बढ़ गया, खैर कोई नहीं। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि वेइंग मशीन जो है वो क्या दिखाती है। ऑलराइट, देखिए, वेइंग मशीन पे लगता तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही है। फोर्स है तो मतलब न्यूटन में लगता है। ऑलराइट, जैसे कि मान लीजिए एक बंदा है जिसका मास 100 किलोग्राम है, वो इस पे खड़ा हुआ 100 किलोग्राम का हष्ट पुष्ट आदमी, तो इस वेइंग मशीन पे कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा होगा? 1000 न्यूटन के बराबर का। ऑलराइट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस पे लगा होगा, बिल्कुल 1000 ही लगेगा, 10 इंटू जी, वेर जी इज इक्वल टू 10। ऑलराइट, कैसे? एफबी बना लीजिए आदमी का, उस पर एक नॉर्मल लगा, एक mg लगा, n माइनस mg को हमने लिखा, अर्थ के ऊपर खड़े हुए, ऑन अर्थ 0 हो गया, सॉल्व कर लिया तो इतना लगा। लेकिन हमने क्या चतुराई कर रखी है? हमने क्या चतुराई कर रखी है? हमने चतुराई ये कर रखी है कि उस पे जब 1000 न्यूटन का फोर्स लगता है तो अपन ने उसमें जो स्केल है ना, स्केल, उस स्केल को सेट ऐसे कर रखा है कि जब 1000 न्यूटन का फोर्स लगे तो अपन ने यहां पे कर रखा है डिस्प्ले में फंक्शन। यदि इलेक्ट्रॉनिक है तो कि डिस्प्ले का फंक्शन डाला हुआ है जो क्या कहता है कि 1000 न्यूटन लगे तो आप 100 किलो दिखा हुआ दिखा दो, तो दिखाता वो 100 किलो है लिखा हुआ। कब? जब उस पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो हमें क्या लगता है कि अच्छा ये मास नाप रही है। नहीं, मास नहीं नाप रही है, नाप वो फोर्स ही रही है, लेकिन उस फोर्स को वो जी से डिवाइड करके उतना किलोग्राम में दिखा देती है। दैट्स ऑल। एक बच्चा नाराज हो गया, सलमान रजा, मेरा जवाब नहीं दे रहे आप। बेटा आप जब हम डाउट के लिए बोले तब पूछे तो मैं जरूर जवाब दूंगा, यदि मुझे रेलेवेंट लगेगा तो, सवाल जो पढ़ा रहा हूँ उससे। नहीं तो और आपके टेलीग्राम लिंक वगैरह पे भी आप पूछ सकते हैं, पर आप जरूर सवाल पूछे, नाराज ना हो, मैं जवाब दूंगा। लिखिए अपना डाउट, लिखिए सलमान रजा जी। सरफेस विल ऑल्सो अप्लाई नॉर्मल फोर्स ऑन वेइंग मशीन। बेटा वेइंग मशीन इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हियर। हम वेइंग मशीन का एफबीडी बनाएंगे तो उसका वजन, उसका अलग से mg बनाएंगे, फिर यहाँ अलग से एक नॉर्मल बनाएंगे, द स्टोरी विल कीप ऑन गोइंग, बट वी डोंट नीड इट बेटा, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ दैट।
नितिन बिष्ट जी यही नहीं, हम आपके उन सवालों की जवाब देंगे जो भी सवाल आपके दिमाग में आए नहीं है, बस आप ओबीडियंस से पढ़िए, रेगुलरली पढ़िए ओबीडियंस। शिवांशु सर, अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो you are asking your doubts from your homework, alright? आपके होमवर्क के डाउट मैं नहीं दूंगा, ये तो मैं होमवर्क में दूंगा आपको सवाल। मैं वेट कर रहा हूं। नहीं, वाई वी कहां लिया एन को नेगेटिव? आपको ऐसा क्यों लग रहा है नितिन बिष्ट जी अपन ने एन को नेगेटिव लिया? एन माइनस एम जी इजिकल टू एम लिख दिया अपन ने, एन को नेगेटिव कहां लिया? अपन ने एफबीडी बनाया, सॉल्व कर दिया, इसमें एन को नेगेटिव कहां लिया? सो व्हाई सर वेइंग मशीन डज नॉट मेजर? नहीं, इट इज मेजर। अरे यार, ये बच्चे को समझ में नहीं आया ऋषभ बदेरिया को। बेटा उसने नॉर्मली नापा 1000 न्यूटन, लेकिन डिस्प्ले तो मैं कुछ और भी कर सकता हूं ना। अरे भाई, जैसे कि सिंपल सी बात है, थर्मोमीटर होता है मरकरी वाला, पुराने जमाने वाला, उससे जब अपन नापते तो वो दिखाता तो लेंथ है ना मरकरी की, उस लेंथ को आप मान लेते कि वो टेम्परेचर है। ऐसे यहाँ पे लगता फोर्स है, वो दिखा देते किलोग्राम में, वो लेंथ थोड़ी दिखाता है। थर्मोमीटर लेंथ दिखाते भी तो दिखता तो ये ना कि इतना लंबा हो गया, अब टेम्परेचर लंबा हो गया कि थोड़ी मतलब है, उसको मान लेते हैं कि इतना लेंथ इतने टेम्परेचर की इक्विवेलेंट है। वैसे ये है। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी रेलेवेंट डाउट्स थे मैंने आंसर दे दिए हैं, और ये भी बात सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि वेइंग मशीन नापती नॉर्मल है, लेकिन डिस्प्ले में हम लोग उसको किलोग्राम कर लेते हैं ताकि ऐसा लगे उसने हमारा मास नाप लिया। ओके, सो छोटा सा पार्ट और बचता है, इसके बाद आज हम डेफिनेटली आपको एक और असाइनमेंट दे सकेंगे, और फिर हम लोग थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ से अपना रास्ता बदलेंगे, थोड़ा दूसरी तरफ जाएंगे और फिर वापस आएंगे। ओके, धीरज द्विवेदी, दोबारा ध्यान से सुनिए, पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। हियर वी गो देन। कुछ बच्चे भूल गए ये कहाँ से आ गया, तो याद दिला दूं, हमने आपको शुरू में ही कहा था कि वी आर गोइंग टू लर्न 5 फोर्सेस इन फिजिक्स। एमजी हमने बहुत अच्छी तरह से कोशिश करी समझाने की, नॉर्मल हम लोगों ने समझाया, लास्ट जो अभी हम समझ रहे हैं दैट इज टेंशन फोर्स। फिर हम लोग धीरे धीरे इनको लगाना भी सीखेंगे और एफबीडी और आगे अच्छे अच्छे सवाल लेंगे जहां पर हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाना धीरे धीरे सीख रहे होंगे। राइट, तो टेंशन फोर्स। सो टेंशन फोर्स क्या होता है? ये फोर्स आपको जनरली स्ट्रिंग्स या रोप्स में देखने को मिलेगा। स्ट्रिंग या रोप में आपको ये फोर्स देखने को मिलेगा। इट इज कॉल्ड टेंशन। राइट, व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज समथिंग लाइक दिस, कि मान लीजिए ये दो बंदे रस्सी को पकड़ के खींचते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि ये एक वायर दिख रहा होगा आप सब लोगों को, मेरे हाथ में है। इसको यदि मैं दोनों हाथों से खींचता हूं तो आप देख सकते हैं ऐसे टेंस हो जाता है, खिंच जाता है, खिंच जाता है। ऑलराइट, तो हो क्या रहा है कि इसके अंदर जो पार्ट्स है वो सारे पार्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। एज इन मैं इसका यहां से एक टुकड़ा कर लूं इतना, और इस टुकड़े पे कंसंट्रेट करूं तो इस टुकड़े को ये बगल वाला हिस्सा T1 फोर्स से खींच रहा, T2 फोर्स से खींच रहा होगा, और इधर वाला हिस्सा इसको T1 फोर्स से खींच रहा होगा। ऐसे अब यदि मैं ये पार्ट के बारे में सोचूं तो बाय थर्ड लॉ, क्योंकि इस हिस्से ने पार्ट ए ने पार्ट बी को T2 से खींचा था, तो पार्ट ए पार्ट बी को T2 से अपोजिट से खींच रहा होगा। देखा थर्ड लॉ कैसे आया? और पार्ट सी इसको T3 से खींच रहा होगा। ऐसे ही अब मैं पार्ट सी की बात करूंगा तो पार्ट सी में ये T3 बन जाएगा बाय थर्ड लॉ, और एक T4, ऐसे करते 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 इस रोप में सब जगह टेंशन के फोर्सेस बन जाएंगे। और ये हमेशा फोर्स कैसे लगेगा? खींचने के डायरेक्शन में। जरा फिर से देखिएगा,
इस पार्ट बी को अड़ोसी पड़ोसी दो अलग अलग फोर्सेस T2 T3 से खींच रहे थे। ये इसको T2 से खींच रहा था, ये इसको T3 से खींच रहा था। राइट, अड़ोसी पड़ोसी ये दो फोर्सेस से इसको खींच रहे थे। पड़ोसी ने इसको T2 से खींचा और इस पड़ोसी ने इसको T3 से खींचा। राइट, समझ में आया सबको अंतर? खींचने वाला फोर्स है, पुश करने वाला नहीं है, इट इज पुलिंग फोर्स। राइट, कुछ पूछना है यहां तक तो पूछ सकते हैं। We are waiting for doubts now. I'm open for doubts. खींचने वाला फोर्स है। राइट, बेटा सबसे बड़ा फायदा इसका ये, जसदेन सिंह जी को जो पढ़ा रहे थे, व्हेन विल यू स्टार्ट द चैप्टर? चैप्टर ही चल रहा है बेटा न्यूटन्स लॉ का। अखिलेश दयानी जी, अपन किसी स्कूल के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे जहां पे अपन को टेंशन की डेफिनेशन लिखकर आनी है। टेंशन फोर्स जो समझाया यही है, इसको कॉपी में आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। खींचने वाला फोर्स है जो कि पुलिंग फोर्स विच लाइज इन स्ट्रिंग एंड रोप, स्ट्रिंग और रोप। T1 का पेयर बंदे के हाथ में होगा। T1 का पेयर जब मैं ये बनाऊंगा, इधर बंदे का हाथ वाला हिस्सा, तो यहाँ T1 का पेयर हो जाएगा। जो हाथ पे पकड़ रखा वो T1 से खींच रहा होगा। चलिए, what is the cause of tension? Ultimately cause of tension and normal is same, electromagnetic interaction. All right, electromagnetic interaction. These are third law pair, B और C का बीच का third law pair. All right, they are third law pair. Now आगे बढ़ते, repeated question सेम ही आ रहे। अब यदि हम लोग इस A को देखें और इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा, याद करिएगा पिछला वाला गधे वाला एग्जाम्पल। ऑलराइट, सो बाय सेकंड लॉ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, इसका कुछ मास हो सकता है, हो सकता है लाइट दे दे स्ट्रिंग, मास इनटू इसका एक्सीलरेशन विच हैपेंस टू बी जीरो। ये भी कई बार लाइट स्ट्रिंग देते तो जीरो हो जाता है। ये कौन सा लॉ आया? सेकंड लॉ। सो बाय सेकंड लॉ सॉल्व करेंगे तो T1 माइनस T2 कितना आ गया? जीरो आ गया। तो T1 का वैल्यू T2 के बराबर आ गया। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे B के लिए, तो T2 माइनस T3 विल बिकम इक्वल टू जीरो। सो T2 का वैल्यू किसके बराबर आ गया? T3 के बराबर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे T3 माइनस T4 इज इक्वल टू जीरो, तो T3 का वैल्यू T4 के बराबर आ गया। इसलिए कई बार इन सवालों को सॉल्व करते हुए बच्चों हम लोग सिंपली ऐसे लिख देते हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन है T, और ऐसा चित्र बना देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये स्ट्रिंग रेस्ट पे है या फिर ये स्ट्रिंग मासलेस है, रेस्ट पे है या मासलेस है, या दोनों कंडीशंस ट्रू है, मास भी नहीं है और रेस्ट पे भी है, तो आप क्या देखेंगे? सारी जगहों पे टेंशन की वैल्यू सेम आ जाएगी। इस वजह से कई बार हम लोग जो हैं क्या करते हैं, हम लोग सवालों के अंदर ऐसा बोल देते हैं कि जी इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स T है। कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू T है। कैसे आया T सब जगह कॉमन? आप देख सकते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ अगेन। कैसे? ये तो सेकंड लॉ से हो गया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू जीरो। जो T2 यहाँ पे बाय थर्ड लॉ वो T2 यहाँ पे हो गया। ये बिल्कुल वही है जो पिछली क्लास में किया था, नया कुछ नहीं है, बिल्कुल वो का वही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखा और फिर T2 माइनस T3 इज इक्वल टू जीरो कर दिया। ऐसे सॉल्व करते चलेगा। ऑलराइट, सो अब कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। सर डज लाइट मीन्स मासलेस, या हाउ कैन मास बी जीरो? मास इज जनरली, मास जीरो नहीं होता, बट कंपेयर्ड टू अदर थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रॉब्लम, जो बाकी चीजें चल रही है प्रॉब्लम में, उसकी कंपेरिजन में यदि मास कम हो तो हम ये बोल देते हैं कि इसमें मास जो है वो जीरो है कंपेयर टू अदर थिंग्स। जीरो नहीं है, ऑलराइट, कम है। एक्सेलरेशन जीरो है, दोनों बंदे पकड़ के खड़े हुए और लाइट स्ट्रिंग है तो ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, दोनों बंदे पकड़ के खींच रहे हैं उसको, कहीं जा नहीं रहे, इट इज समथिंग लाइक दिस, इसलिए जीरो आया एक्सेलरेशन।
वैशाली देयर इज नो नेट टेंशन, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन. व्हाट इज नेट टेंशन, इसका कोई अर्थ नहीं होता. ओके हम ये कह सकते हैं स्ट्रिंग में यदि कहीं पर भी देखेंगे तो एक साइड के मॉलिक्यूल दूसरे साइड के मॉलिक्यूल को टी फोर्स से खींच रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कैन आंसर. पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं विराट यादव, बट मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं और मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे पे लगते हैं, जो केमिस्ट्री में आपको सिखा दिया जाएगा. अलग अलग टुकड़े किए हर्ष डागा जी, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और इनके एफबीडी बनाए हैं. नहीं सांबी शांडिल्य, हमने ऑलवेज कभी नहीं बोला. आप खुद ही ऑलवेज बना लेते हैं अपने लिए और फिर गलतियां करेंगे आगे जाके. हमने कभी नहीं बोला टेंशन इज ऑलवेज इक्वल इन ऑल बॉडी पार्ट्स, ऐसा हमने कुछ नहीं बोला. इस सवाल में आया ऐसा, दो कंडीशंस दी जिनमें से कोई एक भी सही होगी तो जीरो आ जा रहा है. आप इसको रट लेना चाहते हैं तो कंफ्यूज होंगे. अगले सवाल में यदि मास जीरो नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा. थर्ड लॉ कहां पे लग रहा है, ये T2 और ये T2 दे आर इक्वल एंड अपोजिट बाय थर्ड लॉ. हर्ष डागा. चलिए एक लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है. इस रस्सी में कितनी टेंशन होगी ये आपको बताना है. राइट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए. व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग? ओके, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सबसे पहले इसका एफबीडी बनाया. टेंशन mg, m is 10 into g which is 10. ये इसका एफबीडी है. एक्सेलरेशन बगल में लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन इस पर नहीं लिखेंगे. अब हमने एक दिशा डिसाइड कर ली, कौन सी को पॉजिटिव मान रहे हैं. ऊपर की दिशा को प्लस मान लिया. ऊपर की दिशा को प्लस माना तो t माइनस 100, ऊपर की दिशा प्लस नीचे की दिशा माइनस, इज इक्वल टू ma m इंटू ए. नेट फोर्स इज इक्वल टू ma. सो t इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, 150 न्यूटन के बराबर टेंशन फोर्स का वैल्यू आ गया है. वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम. राइट,
बोर्ड के बाहर चला गया, चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ। y इक्वल टू एम ए, न्यूटन का लॉ है भाई, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक का जमीन पे खड़े होंगे तो कितना दिखेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखेगा। तो जो जमीन से आपको एक्सेलरेशन दिख रहा है वो लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग, तो इस ब्लॉक को टेंशन का फोर्स क्या करेगा, पुश ऐसे कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो इस ब्लॉक पे कैसा लग सकता है, सिर्फ पुल का फोर्स लग सकता है, पुश का नहीं लग सकता। आप इस रस्सी से पुल कर सकते हैं, इसे पुश नहीं कर सकते ना, तो यू कैन ओनली पुल, यू कैन नॉट पुश। ठीक है, I think that should be sufficient. ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे एक स्ट्रिंग थी, ओके, यहां पे क्या थी, स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग थी, लाइट स्ट्रिंग। ऑलराइट, सेम क्वेश्चन, अभी ये एक टेन किलोग्राम की रोप है, यूनिफॉर्म रोप, 10 किलोग्राम की यूनिफॉर्म रोप है। राइट, जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर को जा रही है। राइट, यहां पे ये रोप मासलेस थी या लाइट थी, इसका यूज क्या था ये भी सोचने वाली बात है। ऑलराइट, और यहां क्या है ये भी सोचेंगे अभी जब सवाल पूछेंगे। अब सवाल मेरा ये है, ऑलराइट, कि फाइंड टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, वेयर बी इज एग्जैक्टली इन द मिडल, बी इज मिडल पॉइंट। where B is a middle point. सृष्टि गुंजन, why can't we push using string, करके देख लीजिए हो जाए तो, so easy। तो A पर टेंशन बतानी है, B पर टेंशन बतानी है और C पर टेंशन बतानी है। This is the question that I want you to attempt.
चलिए दैट्स गुड, कई बच्चों ने सॉल्व किया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। ये 10 किलोग्राम, जब हमें ए पर टेंशन निकालनी है तो सिर्फ ए से कट कर लिया रस्सी को, और इसके लिए इक्वेशन बना ली T1 माइनस 100 इज इक्वल टू 10g इज इक्वल टू इसका मास विच इज 10 इंटू इसका एक्सेलरेशन विच इज 5। F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन इसका सबको कितना दिख रहा होगा? 5। B से जब करना है तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट। B पे टेंशन मैंने T2 कही। अब जब मैं FBD बना रहा हूं तो मैं इस पूरे का ही FBD बना दे रहा हूं। पूरे का मतलब ये रस्सी और ये ब्लॉक, दैट बिकम्स, जैसे यहां 10g था, यहां इट बिकम्स 15g। 15 कैसे आया? 10 इसका मास और 5 किलोग्राम इसका मास, बीच में से काटा इसलिए। तो इक्वेशन क्या हो गई? T2 माइनस 15g इज इक्वल टू 15 इंटू 5। राइट, तो T2 कितना आ गया? 225 न्यूटन। सी के लिए बात कर रहे हैं अब हम लोग। अब की बार नीचे कितना फोर्स आया? 20g। 20 कैसे? 10 इसका 10 इसका। अभी इक्वेशन लिखेंगे तो T3 माइनस 20g इज इक्वल टू 20 इंटू, अगेन पूरे का एक्सेलरेशन जमीन से तो 5 ही दिखेगा, जमीन पे कोई खड़ा हुआ है उसका एक्सेलरेशन 5 ही दिखेगा। सो T3 इज इक्वल टू 300 न्यूटन। मैक्सिमम बच्चों के आंसर गलत थे। उप्स। हैव सम हार्ड क्वेश्चन प्लीज। हाँ बेटा, आपको पहले ये तो पता होता नहीं है कि सेकंड लॉ कब लगता है। हाँ, क्वेश्चन हार्ड कर दे ताकि अपन को उसमें मजा आए, ऐसे नहीं होता। पहले अपन को थ्योरी मजबूत करनी पड़ती है ताकि हार्ड क्वेश्चन में जाके अपन थ्योरी गलत ना लगा दें। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। दोबारा देख लीजिएगा एक बार। यस, न्यूटन सेकंड लॉ आर वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। सो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। That's it. Thank you. Bye bye.